नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्वांचल के तेज तर्रार नेता हैं धीरज सिंह। धीरज सिंह से हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर किस तरह से वो तमाम जो है चीज़ों को देख रहे हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बिहार चुनाव में बड़ी ही इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई और बिहार चुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी को एनडीए को प्रचंड जनादेश वहाँ से मिलता है। जेडीयू और तमाम जो है पार्टियां अलग अलग तरीके से वहाँ पर सक्रिय रहती हैं। धीरज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बिहार चुनाव की अगर बात की जाए तो आप वहाँ पर लगातार जो है सक्रिय भूमिका में रहे। क्या कुछ चीज़ें आपने देखी? क्या आपको इतना अपेक्षित अनुमान था कि बीजेपी इस तरह से प्रत्याशित परिणाम ला पाएगी? क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लगातार बात चल रही थी तेजस्वी की, और तमाम चीज़ों में अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद का जो ग्राफ है कहीं न कहीं उसको इतना गिरते हुए आपने देखा था जितना उम्मीद था कि इतनी सीटों पर सिमट कर जो है विपक्ष रह जाएगा। देखिए मयंक जी, मेरा बिहार का पहला दौरा था चुनाव प्रचार को लेकर के। लेकिन मेरे को जानने के बाद में बिहार में जिस तरीके से लोगों के जनभावनाओं को मैंने देखा, परखा, और ऐसा लगा कि वास्तव में नीतीश जी की जो लोकप्रियता है वो जेडीयू की लोकप्रियता जो है ग्राउंड पे दिखाई दे रही थी। साथ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जबकि नीतीश जी की सरकार 2005 में वहाँ सरकार बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तब सरकार बीजेपी की केंद्र में नहीं था, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन 2014 के आने के बाद में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी को लेकर के प्रदेश का विकास किया था, प्रदेश की विकास के साथ साथ में सर्व समाज का जो विकास किया हुआ था, चाहे वो कोई भी जाति धर्म से हो, सब लोगों ने पूरा मूड बना लिया था कि हमको नीतीश बाबू को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो डबल इंजन की सरकार है, किसी भी हालत में हमको वोट करके और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार बनानी है। हम लगातार कैंपेन में बने हुए थे। मैं मीडिया के माध्यम से बार बार संदेश देता था कि किसी भी हालत में, चाहे तेजस्वी हों या उनके साथ में राहुल गांधी जी हों या कोई भी अखिलेश जी गए हुए थे, जो प्रदेश की जनता जिसको चाहती है उसी की सरकार बननी तय थी, यही हमारा कहना था। एक चीज़ और अगर आप देखें, कहीं न कहीं तमाम चीज़ें चलती हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव होने वाला है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 2017 से लेकर अभी 2025 चल रहा है, धीरे धीरे 2027 पूरा हो जाएगा, यानी 10 साल का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण होगा। और अगर देखा जाए तो उससे पहले जो अगर देखा जाए तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जो यूपी का सेमीफाइनल जिसे हम मान लें तो ग्राम पंचायत का चुनाव होना है। ग्राम पंचायत के चुनाव में अगर बात की जाए तो तमाम जो है ग्रामीण इकाइयाँ, जहाँ से अगर गाँव की हम बात करते हैं तो ग्राम प्रधान का चुनाव है, बीडीसी का चुनाव, क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसे हम कहते हैं, जिला पंचायत सदस्य जिनके जरिए जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिले का प्रथम नागरिक है उसको चुनने का कार्य किया जाता है। तो कहीं न कहीं इस ग्राम पंचायत चुनाव की अहम भूमिका होने वाली है। तो ग्राम पंचायत के चुनाव में क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से जो है बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी मजबूत कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से अभी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। तब से निरंतर ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है। और अभी जो ग्राम प्रधान का चुनाव है, जो जिला पंचायत का चुनाव है, अभी ये छोटा चुनाव होता है, ग्राउंड का चुनाव होता है। इसको पार्टी ध्यान में रखती है और अपने कैंडिडेटों को, अपने कार्यकर्ताओं को जो उस योग्य होते हैं उनको सपोर्ट करती है। लेकिन विधानसभा का जो चुनाव होता है ये पार्टी और सिंबल का चुनाव होता है, बड़ा चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जिस तरीके से वहाँ गुंडा राज, जंगल राज, अत्याचार, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, डबल इंजन सरकार इंजन के साथ में जो विकास की गंगा माननीय मंत्री जी ने 2014 में चुनाव के पहले बोला था कि माँ गंगा ने बुलाया है। आज वो माँ गंगा के गोद में बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश का, खास करके हम उत्तर प्रदेश केराकत विधानसभा से हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे भारत का जो चौतरफा विकास कर रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं। खास करके हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इस काम का
चौतरफा जो है हर स्टेट में जो है उत्तर प्रदेश को लेकर के नाम हो रहा है। अभी आपने राम मंदिर का देख लीजिए, या तो आप काशी विश्वनाथ कोरिडोरियम देख लीजिए, या रोड रास्ता देख लीजिए, हॉस्पिटल का। जिस तरीके से माननीय योगी जी ने विकास की गंगा बहा रहे हैं, आने वाला जो समय होगा, जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें पूर्ण बहुमत से जितना हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं सोचा होगा, उससे ज़्यादा वोट दे करके उत्तर प्रदेश की जनता जो है माननीय योगी जी की झोली में डालेगा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। यही हमारा कहना है। 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का जो है सब सारी चीज़ें रूपरेखा वहाँ तैयार होती हैं। 6 महीने भी नहीं बीतते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है और अयोध्या वाली सीट आप डिफीट कर जाते हैं। देखिए, होता है चुनाव में, ऐसा नहीं कहा जाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार से है या तो सब हमारा ही है। काम करने का जो तरीका था वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ लेकर के, लेकिन उस पर मंथन हुआ। अपनी कमियां अगर कहीं कमी है तो उसको पार्टी और परिवार ने स्वीकार किया है, और ऐसी कमी ना हो, ऐसी कमी अगले चुनाव में ना होगा, यही हमारा कहना है। अयोध्या ही नहीं, अगल बगल की सीटों की अगर बात की जाए तो वहाँ भी आप डिफीट खाते हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अयोध्या से सटे जौनपुर की बात हो, प्रतापगढ़ की बात हो, प्रयागराज की बात हो, और कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है 20-25 हज़ार वोटों से पीछे हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा मैसेज गया कि राम मंदिर बनने के बावजूद भी बीजेपी को जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश से इस तरह से जनादेश न मिल पाना, कहीं न कहीं 2027 चुनाव में कुछ अहम जो है चीज़ें निकल के सामने आएंगी। और ये एक ऐसा जो है मुद्दा बना हुआ है 2024 से लेकर। आपके ही जो है बगल के ही विधायक है रमेश चंद्र मिश्रा, उनका भी बयान आपने देखा होगा, सुना होगा। चुनाव के ठीक बाद उनका स्टेटमेंट आता है कि पार्टी जिस तरह से चीज़ों को कर रही है, अगर इसी ढर्रे पर रही तो 2027 वाला चुनाव हम डिफीट कर जाएंगे। देखिए मंगी जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन होता है और उसके बाद में लोकसभा का चुनाव होता है, जो विपक्ष की पार्टियां थी उनको यही लगता था कि उत्तर प्रदेश में मंदिर के नाम पे जो है 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। मंदिर का उद्घाटन हुआ 2023 में और 24 में चुनाव था। ठीक है, एक साल का 8 महीने 9 महीने का गैप था। और उद्घाटन करने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर या कुछ संविधान को लेकर के इन लोगों ने जो माहौल को तैयार किया था, लालू सिंह जो वहाँ के सांसद थे, वो संविधान को लेकर के जिस तरीके से इन लोगों ने तोड़ मड़ोड़ करके उसको पेश करके आपकी पार्टी की अपने हवा को जो है वहाँ रूपरेखा तैयार किए हुए थे। थोड़ी सी कहीं न कहीं गलती थी, उस पे परिवार और पार्टी ने मंथन किया है। मैं बार बार आपके मीडिया के माध्यम से बताता हूँ। हम आपसे एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, लल्लू सिंह आपकी ही पार्टी के थे, क्यों नहीं टिकट काट दिया आप लोग? नहीं, टिकट काटने की सवाल नहीं होता है कि देखिए बहुत सारे सांसद, उस समय ऐसा था कि 2019 का चुनाव हुआ, 2020 में ही कोरोना काल हुआ। तो कोरोना काल को देखते हुए 2.5-3 साल का कार्यकाल लोगों का बहुत कष्ट में गया हुआ था, चाहे वो सांसद हों चाहे विधायक हों। बहुत सारी निधियाँ जो है फंड के वजह से भी बहुत काम विकास नहीं हो पाया था। तो वो ऐसा नहीं था कि अभी किसी को चांस नहीं दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग हर स्टेट में लोकसभा को भी और विधानसभा के प्रत्याशियों को नज़र अंजान न करते हुए उन्होंने रिपीट किया हुआ था। ठीक है, प्रदेश की जनता है, जनता ने कहीं कहीं उनको नहीं उस योग्य नहीं समझा और नकार दिया। अगर नकार दिया तो हम लोग उस पर लगे हुए हैं, और अगले बार इस तरीके से कोई गलती ना हो और भरपूर जो है विकास के मुद्दे पे सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ जो है लेकर के इस बार मैदान में धीरज जी, आपसे हमारा सवाल यही है कि लल्लू सिंह का वो स्टेटमेंट कि ये पूरी तरह से संविधान बदल दिया जाएगा और जो भी चीज़ें रहीं, जो भी बातें रहीं, कहीं ना कहीं पार्टी को ये अंदाज़ा था कि इस स्टेटमेंट से हमें जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में नुकसान होने वाला है। इसके बावजूद जो है पार्टी उनको जो है अपने सिंबल पर टिकट लड़ाती है। साथ ही साथ में जब आपको मालूम है कि हम वो वाली सीट तो डिफीट ही कर रहे हैं जहाँ से आपने एक मतलब सबसे बड़ी जो अगर उपलब्धि की बात की जाए तो लगातार 1991 से लेकर जब लालकृष्ण आडवाणी जी का समय था तब से लेकर अब तक एक ही मुद्दा जो बीजेपी के साथ सबसे ज़्यादा जोर पे पकड़ा हुआ था और विपक्ष भी लगातार यही सवाल कर रहा था कि मंदिर नहीं बताएंगे, मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो मंदिर बन गया, सब सारी चीज़ें हो गई, तो अयोध्या वाली सीट से इस तरह की चीज़ें हुई तो उनका समय रहते टिकट क्यों नहीं काटा गया? उसके चलते आपको देखिए कितना उधर से लेके पूरा वो पूर्वांचल का बेल्ट आपको डिफीट करना पड़ा।
कितनी सीटें आपकी गड़बड़ हुई। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 2027 का चुनाव भी इसी घेरे में जाता है कि 2027 में और 2022 में अगर देखेंगे तो बहुत आपको अंतर भी समझ में आएगा। 2022 में वो दौर था जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में दूरियां बनी हुई थी, लेकिन आज दोनों एकजुट हैं, परिवार उनका एकजुट है। और 2022 की अगर बात करें तो आपने जौनपुर की हम बात कर लेते हैं, 9 सीटें थी, 9 में से जो है 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में तब भी गई थी। 4 सीटों की अगर बात की जाए, मड़ियाओं की बात कर लें, बदलापुर की बात कर लें, जौनपुर सदर की बात कर लें, या ये आपकी इसकी मछली शहर की बात कर लें, तो इन सीटों में भी आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। छोटे छोटे अंतर अगर देखा जाए, बदलापुर में 600-700 वोटों से आप जीतते हैं, मड़ियाओं में 600-700 वोटों से जीतते हैं, जौनपुर सदर रिकाउंटिंग होती है, शाहगंज भी 600-700 वोटों से जीतते हैं। यानी अगर देखा जाए तो जौनपुर आपको पूरी तरह से नकार रहा है। 2024 के अगर चुनाव में आप देखते हैं तो 1 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी वहाँ पर जीत हासिल करती है। कितना मजबूत है आप जौनपुर? वो सही है, उस कमी को अभी ढूंढा जा रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि जहाँ जातिवाद की राजनीति, जहाँ लोगों के मन में कूट कूट के भरा गया हुआ था, पिछले 25 सालों से सपा और बसपा की सरकार थी, मनमान लोग जो है जिस तरीके से प्रदेश की जो हालत थी, अब वो हालत को कंट्रोल करने में, सुधारने में, लोगों को समझाने में, अभी देखिए जो ये अपना कांड हुआ यहाँ का, तो उस तरीके से ये लोग तोड़ मड़ोड़ के किसी चीज़ को जो है, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष बार बार एक ही चीज़, कभी ईवीएम का बहाना लेकर के, कभी राम मंदिर का लेकर के, कभी कोरिडोरियम का लेकर के कुछ न कुछ प्रहार करते रहते हैं। पर युवा पीढ़ी, सर्व समाज का युवा पीढ़ी जाग गया है, पहचान गया है, लोगों के चेहरे को भली भांति जान गया है कि किस पार्टी, किस संगठन के साथ में रहने में मेरा फायदा है, और अपना फायदा देखते देखते हमारे प्रदेश का कहाँ किस दिशा में जा रहा है। इसलिए माननीय महाराज जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और समस्त कैबिनेट के और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जो प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले बोला था मैंग जी कि हमको, जिस दिन उन्होंने शपथ लिया था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, आज हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के तरफ अग्रसर है, यही हमारा कहना है। कहाँ बना उत्तर प्रदेश? 69,000 शिक्षक भर्ती अगर देखा जाए, बेरोजगारी पर कितना आपने काम किया? नहीं, बेरोजगारी पे देखिए, जो 65 साल से बेरोजगारी रुकी हुई थी, जो इतना भ्रष्ट था, जो परिवार संगठन, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वहाँ बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वहाँ कांग्रेस का था, सब लोगों ने मिलकर के एक षड्यंत्र बनाया हुआ था। उस षड्यंत्र को फेल करने में महाराज जी को 5 साल लग गया कि जो भर्तियाँ थी, जो शिक्षक भर्ती का था, जो उस घोटाले को कितने ये लोग घोटालेबाज हैं, वो तो प्रदेश की जनता ही जानती है। इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रदेश की जनता सब जानती है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ धीरज सिंह जी थे। तमाम मुद्दों पर इन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, बताई कि किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में तमाम चीज़ें चल रही है, उसको लेकर जो है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है, उसको लेकर बड़ी ही बेबाकी इन्होंने अपनी राय रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।